सरकार जब पिकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके हम लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और सवाल इंडिया का यह है कि अगर शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में हार जाते तो क्या उनके पीए की हत्या नहीं होती? क्या चंद्रनाथ रथ पर हमला भवानीपुर का बदला है? और क्या बंगाल में शपथ के बाद सफाई शुरू होगी? कौन सी सफाई? जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं हिसाब होगा, क्या यह शपथ के बाद शुरू होगा? मैं आज आपको सबसे पहले इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में बड़ा सबूत साबित हो सकते हैं ये तस्वीरें। शक है कि इस वीडियो में वही लोग दिख रहे हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। अब ये कौन है? इस वीडियो को जरा फ्रेम बाय फ्रेम देखिए। एक स्कॉर्पियो गाड़ी निकलती है, उसके बाद दो बाइक सवार निकलते हैं, फिर चंद सेकंड के बाद वो बाइक वापस आती है। देखिए, एक गाड़ी जा रही है और इसके बाद एक संदिग्ध बाइक में सवार वो इंतजार करता है, फिर दूसरा बाइक सवार आता है, फिर दोनों निकल जाते हैं और 50 सेकंड के अंदर ये वापस आ जाते हैं। अब ये देखिए, एक तीसरा संदिग्ध भी पीछे गया है। अब जो चश्मदीद बता रहे थे कि बाइक पर सवार लोग आए, वहां गोलियां चलती हैं और वापस एक ही बाइक आती है। अब ये जो तस्वीरें हैं, ये इस पूरे मामले, इस हत्याकांड की जांच में अहम सुराग साबित हो सकती है। और जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया, 50 सेकंड के अंदर ये सब कुछ हो गया। अब आपको दिखाती हूं चंद्रनाथ पर गोली चलाए जाने के तुरंत बाद क्या हुआ। एक तस्वीर, चंद्रनाथ की गाड़ी आती है और आसपास के लोग मदद की कोशिश करते हैं। स्थानीय लोगों की बातचीत को सुनकर यह माना जा सकता है कि वो घबराए हुए हैं और उन्होंने जल्द से जल्द चंद्रनाथ को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की। जरा सुनिए इसे। बेचे থাকলে হসপিটালে নিয়ে চলো। মুখটা দেখো একটু। বেঁচে আছে কি? বেঁচে থাকলে হসপিটালে নিয়ে চলো। হসপিটালে যাও। বেঁচে থাকলে হসপিটালে নিয়ে চলো। মুখটা করে দেখো না। ভিডিও করো। ওই গাড়িটা কে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে? এটা বলতে পারবো না। আপনি হসপিটালে যান আগে। নিয়ে যান দাদা, হসপিটালে নিয়ে যান দাদা। इस पूरे मामले में शुभेंदु अधिकारी के सबसे ताजा बयान ने भी हड़कंप मचा दिया है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि चंद्रनाथ को मारने की एक ही वजह है और वजह है उनके पीए, वो शुभेंदु अधिकारी के पीए थे और वजह यह है कि उन्होंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हरा दिया। अब शुभेंदु अधिकारी खुलकर कह रहे हैं ममता नहीं हारती तो यह हत्या नहीं होती। उधर चंद्रनाथ की मां ने जो बयान दिया है वो भी झकझोर देने वाला है। बेटे की हत्या पर उन्होंने कहा कि अगर ये मौत किसी दुर्घटना में हुई होती तो शायद उन्हें इतना दुख नहीं होता, लेकिन उनके बेटे को तड़पा कर मारा गया। चंद्रनाथ की मां ने यह भी आरोप लगाया कि शुभेंदु ने ममता को हराया है, इसीलिए उनके परिवार को इस दिन का सामना करना पड़ा। तो क्या इस हत्या के पीछे वाकई राजनीतिक बदले की नीयत है? और क्या शपथ से पहले जो खूनी खेल शुरू हुआ उसका कोई अंत होगा? आगे बढ़ने से पहले कुछ अहम बयान आपको सुनवा देती हूं, उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय कराऊं। मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। चंद्रकांत राज को मना करने के लिए एक ही वजह है, शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, তৃণমূলেরই সাজানো ঘর। আমার মনে হয় ও এই ভোটের লড়াইতে ভবানীপুর, নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুর বিভিন্ন জায়গার দায়িত্বে ছিল, যার জন্য আমার মনে হয় ওর প্রতি টার্গেট ছিল তৃণমূলের, যে ওইখানে শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতি। अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले ना हो
लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। आधा दर्जन से ज्यादा तो टीएमसी के कार्यकर्ता मार दिए गए हैं। सार्वजनिक मंचों से नफरत की आग फैलाई जा रही है। आप देख लीजिए बीजेपी के नेताओं के, मैं तो आपको स्पीच सुना सकता हूं। तो परिस्थिति तो बेकाबू हो चुकी है। अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके हम लड़ेंगे। 15 साल का महाजंगल राज का ये कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब पिकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। और सवाल इंडिया का आज है, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे कौन है? क्या चंद्रनाथ की हत्या राजनीतिक बदले की नीयत से की गई? क्या यह कहना सही है कि शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे, ना कि चंद्रनाथ? क्या इस हत्या का कोई संबंध भवानीपुर के नतीजे से है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तो यही कह रहे हैं। और बंगाल की राजनीति को चुनावी हिंसा के पैटर्न से मुक्ति आखिर कब मिलेगी? मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं परिचय करा दूं। स्टूडियो में हमारे साथ ईशान त्यागी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सतीश के सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को आप स्टूडियो में देख रहे हैं। फराज किदवई साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। शाजिया इल्मी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रही हैं। और इसी के साथ सोफिया जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि टीएमसी नेता हैं, सोफिया खान। मैं जरा इस पर सबसे पहले, क्योंकि शाजिया जी और सोफिया जी से सबसे पहले बहस बनती है, मैं एक बार जरा ये पूछना आप दोनों से शुरुआत करूं, उससे पहले एक स्टूडियो में एक ओपिनियन लेना चाहती हूं। हर्षवर्धन जी, सतीश जी, ईशान जी, पहली नजर में इस तरह की हत्या क्या कहती है? अगर आप इस हत्या को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि देखिए शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई, तो पहली प्रतिक्रिया काम व्यक्ति की क्या रहेगी? नहीं, मेरी तो प्रतिक्रिया है कि अभिषेक बनर्जी से अभी तक एजेंसियों ने पूछताछ क्यों नहीं की। क्या बोल रहे हैं आप? सीधे सीधे जब पहली हत्या कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी, अगर मुझे ठीक याद आ रहा हो, और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपना जीवन बचाने के लिए हथियार रखना पड़ेगा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई। ये क्लियर कट पैटर्न है। ये जो सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा डरा कर रखेंगे, और शायद उनको तो कल्पना नहीं रही होगी कि उस तरह से वो चुनाव हार जाएंगे। ये तैयारी और बड़ी थी। वहां से जो रिपोर्टर लौट कर आए हैं, वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी तैयारी है कि लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हमने बीच में क्या देखा, घर में घुसकर तुम्हारी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म कर देंगे, हत्या कर देंगे। मुझे लगता है कि हर हाल में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ होनी चाहिए। और जब अर्जुन सिंह कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, तो जो चेन ऑफ इवेंट्स कहते हैं ना, और मोटिव किसका होगा? शुभेंदु का पीए, ऐसा पीए जो बहुत विश्वस्त था, जो तृणमूल के समय से था। ये भी ध्यान रखिए, ये तृणमूल कांग्रेस के समय से है, ये कोई भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं था। ये टीएमसी के समय से, एयरफोर्स की नौकरी से शॉर्ट सर्विस के बाद शुभेंदु के साथ था। मुझे साफ दिखता है डर और भय की जो राजनीति है, उसको करने की कोशिश है। देखिए, मैं एक बात जरा ये बता दूं, सतीश जी, उन्होंने सीधे कह दिया कि अभिषेक बनर्जी से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई है? तो हर्षवर्धन जी से पूछिए ना कि क्यों नहीं पूछताछ हुई है। वहां पर इलेक्शन कमीशन की सरकार चल रही है, कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। वहां पर डीजीपी इलेक्शन कमीशन ने बदला था, कुछ गिरफ्तारी कर लेते। अगर यही बदला है, तो यही अगर बदलाव है, तो इसको क्या कहा जाए? या इसी को बदलने के लिए क्या बंगाल में इस तरह से हुआ है क्या? और टीएमसी इतनी ताकतवर है, तो जो होना है हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी, लेकिन हो जाए ना। लेकिन तो ये थोड़ी है। या हो सकता है रंजिश की वजह से हत्या हो सकता है क्योंकि ये भवानीपुर में एक तरह से पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट का काम कर रहे थे इनके शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो साथ में सबसे प्रतिक्रिया लीजिए ना कि टीएमसी के दफ्तरों पर बुलडोजर चढ़ रहे हैं, किसी महिला को दौड़ाया जा रहा है, कई दफ्तर फूक दिए गए हैं, कितने हत्याओं का आरोप लगा। बीजेपी के भी कार्यकर्ता की हत्या हुई है सर, और ये तो पुलिस वाले बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ टीएमसी क्यों सर? सिर्फ टीएमसी के बिल्कुल है सर, लेकिन मेरा मतलब ये है टीएमसी के दफ्तर फूके जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तो हत्या कर दी जा रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं। एक गंभीर बात,
ममता बनर्जी ने अगर पहले जिस तरह से आज समीक भट्टाचार्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऐसे कहा होता तो कम्युनिस्टों की, कांग्रेसियों की और भाजपाइयों की हत्या नहीं होती। ये कोई भाजपा बनाम टीएमसी नहीं है, ठीक है। अगेंस्ट टीएमसी जो है उसकी हत्या हो रही, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे, और जो पूछ रहे हैं कि 2,40,000 में तो अद्भुत है। इतने वरिष्ठ पत्रकार होकर कह रहे हैं कि क्या हुआ, हिंसा नहीं हुई ना सर। जो हत्या 2021 के हिसाब से देखें तो आपको रोकना दिखा ना, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ ना, लेकिन उसके बावजूद टीएमसी वाले मुझे एक बड़ी खबर पर जाना है सर। जिस दौरान हम चंद्रनाथ रथ की हत्या की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हावड़ा में बम से हमले के बाद तनाव फैला हुआ है, बम से हमले हुए हैं और इस हमले में 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। शिवपुर के चौड़ा बस्ती में बमबाजी हुई है और बमबाजी के विरोध में थाने का घेराव किया गया है। बीजेपी का टीएमसी पर हमले का आरोप है। देखिए बमबाजी हो गई है और वहां पर 2 बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हो गए। अब लोगों ने वहां पर थाने को घेर लिया है। घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात है। ये तस्वीरें देखिए जरा, वहां पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। मैं अपने सहयोगी के पास जाऊंगी, मुझे बताया जा रहा है कि वहां से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन मैं जरा बताऊं कि देखिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया कि हो क्या रहा है शाजिया जी। अब बहुत से लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई बीजेपी जीत गई है, लेकिन ये हो क्या रहा है। अब आप लोग आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पर, वहां बमबाजी हो गई है। पहले चंद्रनाथ रथ की हत्या, उसके बाद अब वहां हावड़ा में बमबाजी। इसे रोकेंगे कैसे से? देख रहे हैं कि जो खौफ का साया लगातार बना रहा, जिसके चलते लोग डरते भी थे वोट देने से, जैसे ही उस खौफ को कम हटाकर बाकायदा भाजपा की एक स्पष्ट जीत होती है, तो ये पूछना चाह रही है ममता बनर्जी कि ये है जीत की कीमत, कि बंगाल को अब में सत्ता बनाए रखने के लिए क्या वो लाशें बिछाएंगी, क्या अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए टीएमसी की चुनावी रणनीति अब ये हो गई है। जब भी हम देखते हैं बंगाल में चुनाव खत्म होते हैं तो सिर्फ एक ममता का राज नहीं, उनकी दादागिरी और ममता के चलते मातम दिखाई देता पड़ रहा है। घर जल रहे हैं, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, बाकायदा शुभेंदु अधिकारी के सबसे प्यारे सहयोगी को ऐसे दिन दहाड़े रात में मार दिया जाता है खुलेआम, और फिर पूछा जा रहा है कि क्या केंद्र सरकार कर रही है। मतलब ये सोचिए कैसे लोगों ने बर्दाश्त किया होगा इन जैसे गुंडों को, पूरी तरह से क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब ममता दीदी आती है ना और कहती मैं हारी नहीं, इतनी बेशर्मी के साथ संविधान की तौहीन करते हुए जिस तरह से वो अपने कार्डर्स को उकसा रही हैं, वो ये कह रही कि मैं हारी नहीं, मैं यहीं बनी रहूंगी, बेशर्मों की तरह, निर्लजों की तरह। तो ये हिंट दे रही हैं, ये उकसा रही है और भड़का रही है। आपको लग रहा है ममता बनर्जी ने उकसाया ये बयान देकर कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी? बंगाल में मातम का माहौल करो। ये ममता जी जो है जब कह रही है ना मैं हार नहीं स्वीकार करती, ये उकसाने का, भड़काने का अपने कार्डर्स को, जिन्होंने लगातार सत्ता के लोभ में, चाहे तोलाबाजी हो, चाहे माफियागिरी हो, चाहे सिंडिकेट बाजी हो, जो सब किया है ना, उसका जो तंत्र जब फेल हो रहा है ना, उसके लिए ये उनको उकसाने के लिए, भड़काने के लिए इस तरह का उन्होंने चला है और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। नहीं, आपने जो बात कही शाजिया जी, मैं जरा उस पर आऊंगी। सोफिया जी, सीधे सीधे चंद्रनाथ रथ की हत्या इसलिए हुई कि ममता बनर्जी हार गई। अब शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ममता नहीं हारती तो शायद ये नहीं होता। मैम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अभी भी मुझे अचरज हो रहा है कि इन्होंने कौन सी बेशर्मी वाली गोली खाई है। अभी 2021 में या 2024 में पोस्ट पोल वायलेंस में पूरी तरीके से मीडिया, पूरी तरीके से भाजपा चिल्ला रही थी पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है। अभी जो वायलेंस हो रहा है, जबकि इनकी सरकार आ गई, वो भी बहुमत के साथ आ गई, अभी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र बल इनके हाथ में है, अमित शाह इनके हैं, चुनाव आयोग इनका है, ये सारी चीजें होने के बाद फिर भी ये टीएमसी कर रहे हैं।
आप सोचिए ये लोग कितने लाचार हैं, कितने मजबूर हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, मुद्दे पर आती हूँ। ये जो वायलेंस हो रहा है ना, ये कोई मजबूरी नहीं है और ये बदला भी नहीं लिया जा रहा है। ये एक्चुअली टीएमसी के जितने भी वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं या जो समर्थक हैं, उनपे एक दबाव और प्रेशर बनाया जा रहा है। ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम लोग जल्दी से भाजपा के कार्यकर्ताओं को मार कर जो लोग तुम लोग, अरे बनाया जा रहा है क्या? अरे आपके कार्यकर्ता को, एक मिनट, आपके कार्यकर्ता को अगर आप लोगों ने अगर उनको सुरक्षा नहीं दिया ना, तो शर्म करो, डूब मरो। अगर अपने कार्यकर्ता को उन्होंने काम किया 2 महीनों से, अगर उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो तो डूब मरो। मान रही है कि इतनी कातिलाना सोच के ये लोग हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों की अगर जाने जा रही है, जो दादागिरी है ना दीदी की, नहीं चलने देंगे। सुन लीजिए आप, बहुत हो गया आपने, बहुत आपने मर्डर्स कराए हैं। ये मर्डर राज जो है ना ममता का, मातम राज खत्म होके रहेगा। सुन लीजिए आप, इस तरह से आप नहीं कर सकती, लोगों को नहीं मरवा सकती। अब ये देखिए, मैं एक बार एक तस्वीर भी जो दिखा रही हूँ स्क्रीन पर अपने दर्शकों को बता दूं, जो बमबाजी हावड़ा में हुई है उसके बाद वहां पर लोगों को अस्पताल ले जाया गया क्योंकि घायल हुए हैं। वहां थाने का घेराव कर लिया गया है। लेकिन सोफिया जी ने जो बात कही है, अब देखिए यहाँ फराज जी आप आ गए हैं, ईशान जी है, मैं एक बार ये बता दूं। आपने सोफिया खान को सुना? चुनाव के पहले जिन्होंने इनको सुना है वो यही बात करते थे और आज उन्होंने कहा कि देखिए वो तो लाचार हो गई, आपकी सरकार है। उनको शायद अभी पता ही नहीं कि अभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, अभी भी लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था ममता बनर्जी के ही हाथ में। जो भी सामान्य राजनीतिक समझ रखता है कानून व्यवस्था की, प्रशासन जिस दिन तक नया मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली है शुभेंदु ने, ये तरीका है कि बंगाल में और कोई राज नहीं, और उसके आगे वो क्या करें, छोड़ दो, नहीं हो पा रहा है तो। आपने बरसों बरस जो किया और जो कह रही है अपने कार्यकर्ता को बचा नहीं पाई। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को शेल्टर होम बनाने पड़े थे, भाजपा कार्यकर्ता कार्यालय पर रह रहे थे, असम के धुबरी भाग के जाना पड़ा था, और उसके बाद इस तरह की बात। यही माहौल बनाने की कोशिश है और बिल्कुल कानून के दायरे में इन सारे गुंडों को वो सबक सिखाना चाहिए कि प्रेसिडेंस बनना चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए। नहीं, अब सोफिया जी ने एक और बात कही ईशान जी, वो कह रही है कि डूब मरो अगर तुम अपने कार्यकर्ताओं को बचा नहीं पा रहे। अब ये वो कह रही हैं बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आ गई। अब जब 21 में ये पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, इतनी हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, तो क्या टीएमसी ने उस समय की सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को बचाया और बाकियों को मरने के लिए छोड़ दिया? कांग्रेस के भी मारे गए नहीं, और उसके लिए तो बकायदा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल जी ने ट्वीट किया। बिल्कुल, हमने भी उठाया उस मुद्दे को, राहुल जी ने भी उठाया, ट्वीट भी किया देवदीप भट्टाचार्य के बारे में, जो आसनसोल में हमारे कार्यकर्ता थे और अच्छे कार्यकर्ता थे जिनकी हत्या कर दी गई। हत्या होना और हिंसा होना हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी राजनीति के लिए एक चिंता का विषय है। और बंगाल जैसे क्षेत्र में, खासकर सुचारिता जी, जो कि स्वामी विवेकानंद की धरती रही हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती रही हो, वहां पे ये चिंता का विषय है कि प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस बहुत प्रमुख होती जा रही है और बहुत कॉमन होती जा रही है। इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपने पूछा ना किससे सवाल पूछना चाहिए, हर्षवर्धन जी ने सीधा उठा के बोल दिया कि अभिषेक बनर्जी से सवाल पूछ लेना चाहिए। सवाल अगर आप निष्पक्ष रूप से पूछें तो सवाल पूछना चाहिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से। सवाल इसलिए उनसे पूछना चाहिए क्योंकि 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस सीएपीएफ वहां पे मौजूद है, एनआईए वहां पे मौजूद है, एलआईयू वहां पे मौजूद है, जिसका काम ही ये होता है कि थ्रेट परसेप्शन को इंटरसेप्ट करना, कि कहां पे हथियार हैं, कहां पे बम है, कहां पे गोला बारूद है। पहली बात तो इन सब चीजों की जगह ही नहीं होनी चाहिए जहां पे चुनाव हो रहा है, वैसे भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर चुनाव हो रहा है और वहां पे हथियार मिल रहे हैं, और हथियार से भी आपने भी दिखाया कि वहां पे बमबारी हो रही है, तो हथगोले वहां पे चल रहे हैं, तो वहां पे सेंट्रल एजेंसीज जो तैनात है इस समय, जो बीच में नहीं बोला था, एक बार सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, इनके बाद का जवाब दे रही हूँ। साजे जी एक बार सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए, उसके बाद आप सारे सवालों का जवाब दीजिएगा। बड़े मर्डरर, उत्तेजित मत होइए प्लीज, बड़े डकैत और उत्तेजित मत होइए। ये लोग कि इनके पीछे हर एक को होना चाहिए। फिर आप क्यों रोते हैं कि क्यों सेंट्रल फोर्सेस हैं? फिर आप क्यों कहते हैं कि क्यों सेंट्रल एजेंसीज हस्तक्षेप कर रही हैं? यानी कि आप मान रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे, बदमाश और मर्डरर्स इतने खतरनाक हैं, इतने जालिम हैं कि हर एक की नजर रखनी पड़ेगी। ये सही कह रहे हैं आप, आपने बिल्कुल सही कहा। यानी कि इस बात को आप कन्फेस कर रहे हैं। और सोफिया जी, मारेंगे तो सही, बचाना है तो बचा लो, ये कोई एटीट्यूड है आपका? यानी कि हम तो मर्डर करेंगे, हम तो हैं ही, हमें तो ब्लड लेटिंग का शौक है ही, हम तो हिंसक हैं ही, हम तो मारेंगे, बाकायदा बम फोड़ेंगे,
बर्बाद कर देंगे, लाशें बिछाएंगे, आगजनी देखिए ये जो आपने कहा, मैं एक बार एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। ईशान जी, आपने कहा ये तो कॉमन होता जा रहा है। कॉमन कब से होता जा रहा है पश्चिम बंगाल में इस तरह जो रक्त रंजित होता है, वहां का चुनावी चरित्र कब से कॉमन होता जा रहा है? भाई वाम दल से जब ममता आई थी तब क्या हिंसा नहीं हुई थी पश्चिम बंगाल में? तब भी था। तो कॉमन होना नहीं है, ये इतिहास ही रहा है। अब हो गया, ऐसा कहना क्या सही होगा? जब ममता बनर्जी आई और पिछले चुनाव में कितनी हिंसा हुई थी? सवाल पूछा, हाँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर इतिहास रहा है तो एक चेंज के लिए कोई पार्टी काम कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी वहां पे प्रमुख विपक्षी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आग में घी डालने का काम किया। जिस तरीके से इन्होंने मणिपुर में किया, उस तरीके से इन्होंने बंगाल में भी किया। इन्होंने धार्मिक विद्वेष की राजनीति करी। एक आपको पता है शादी जी उन्हें कंप्लीट करने दीजिए ना, एक बार रुकिए। इस तरीके से बहस नहीं होती शादी जी, आप बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। देखिए जिस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बबूल का पेड़ बोया, तो उस पे गुलाब के फूल तो नहीं उगने वाले। अगर भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक विद्वेष की राजनीति वहां पे करी है, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति, एक सेकंड, ये आप बोल रहे हैं, आपके नेता चुनाव भर प्रचार करते रहे कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा तुष्टीकरण ममता बनर्जी कर रही है, आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। उन्होंने चुनाव में कहा, ये प्रचार में कहा, ये मैंने बिल्कुल अभी बात बोली, बिल्कुल अभी बात बोली। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, उसी साथ में आप टीएमसी पर आरोप क्यों नहीं लगाते? जिस ट्वीट का जिक्र हर्षवर्धन जी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने यह बोला कि जिस तरीके से ममता जी की राजनीति रही है, वहां पे धार्मिक ध्रुवीकरण करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। उन्होंने हिंदू मुसलमान की वहां पे राजनीति करी बंगाल में, जिसमें आगजनी बंगाल में आज हो रही है। दूसरी बात, ईशान जी, आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहा हूं। उनका बयान वायरल हुआ भाई, तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी ने की। क्या कह रहे हैं आप? मैं एक बार सुनिए, मैं मनोज्ञा के पास जा रही हूँ सर, एक मिनट। ईशान जी, मनोज्ञा जी के पास जा रही हूँ मैं, एक बार। मनोज्ञा मेरे साथ जुड़ी हुई है और वहां से खबर आ रही है बमबाजी की। सर एक मिनट रुक जाइए। मनोज्ञा, जो बमबाजी की खबर हावड़ा से आ रही है, आज हम अभी तो इसी खबर को समझ रहे हैं कि कैसे शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई। इस बीच ये बमबाजी की खबरें आ रही हैं वहां पर। अब कहा जा रहा है थाना घेर लिया है वहां। देखिए, ये शिवपुर थाना के पास की घटना है। थाना घेरा नहीं गया है, लेकिन शिवपुर थाना के पास करीब 100 मीटर दूर पर यह घटना हुई है, जहां पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है और ये क्लैशेस इस कदर बढ़ गए कि उसमें बमबाजी भी हो गई है, मारपीट भी हुई है और 2 लोग घायल भी हुए हैं। ये दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। दरअसल जब ये मतदान की प्रक्रिया जारी थी तो ऐसा बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि जब वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद देखा जाएगा कौन कितने पानी में रहता है। और आज जिस तरह से टीएमसी बनाम बीजेपी हुआ है, तो कौन किसके पानी में और कौन कितने पानी में है, ये टेस्टिंग हो रही है। कार्यकर्ताओं की लड़ाई जमीन पर कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जो जिससे मिल रहा है वो इस समय ऐसा लग रहा है अपना पुराना हिसाब कर रहा है। पर ये कहने के लिए नहीं है। अगर जमीन पर बमबाजी हो रही है और थाने से 100 मीटर दूर पर हो रही है, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वहां पर अखिलेश चतुर्वेदी, वो मौके पर पहुंचे हैं और कह रहे हैं जो भी इसमें शामिल हो गए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल 2 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी इस समय इंजर्ड है, उनका इलाज चल रहा है। और टीएमसी बनाम बीजेपी जो जमीन पर दिखाई दे रहा है वो अभी भी लगातार जारी है। बमबाजी की घटना शिवपुर थाने से मात्र 100 मीटर दूर पर हुई हो तो आप कल्पना कीजिए, इसको तो सेमी अर्बन एरिया माना जाता है क्योंकि कलकत्ता और हावड़ा ट्विन सिटी हैं। और अगर वहां पर यह घटना हो तो उसके आसपास या ग्रामीण इलाकों में इस समय स्थिति और ज्यादा सुधारने में कितना ज्यादा समय लग जाएगा, या फिर कम से कम हिंसा को रोकने में कितना और ज्यादा समय लग जाएगा। जो मनोज्ञा बात बता रही हैं, स्टूडियो में फराज जी भी आ गए हैं हमारे साथ। फराज जी, जरा बताइए, आपके नेता तो आज पश्चिम बंगाल में हैं, अभिषेक बनर्जी से वो मिले हैं, ममता बनर्जी को उन्होंने एक तरह से वो आई, उनके गले में उन्होंने वो भी पहनाया और फिर बोला कि, और उनको ये एक तरह से फाइटर की श्रेणी में फिर से उनको इस तरह से संबोधित किया। ये सब ठीक है, लेकिन जहां एक तरफ आप ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं वो आपकी राजनीतिक मजबूरी है या राजनीतिक साथ है, जो आप कहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप 2021 या उस समय की हिंसा की पृष्ठभूमि पर कभी बात नहीं करते हैं। आज बीजेपी ने शपथ ग्रहण नहीं किया, लेकिन उससे पहले आरोपों का ठीकरा आपने फोड़ दिया है कि देखिए ये आ रहे हैं और ये कुछ कर नहीं पा रहे। फराज जी, देखिए सुचारिता जी, ममता जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मिलने गए हैं, तो ये खाली एक राजनीतिक मजबूरी इसको मत कहिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो कहा सर। और उस संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी गए। एक मैं खबर पढ़ रहा था हिंदुस्तान की,
उसमें लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हिंसा की घटनाएं हुई, तृणमूल के सदस्य की हत्या कर दी गई, कई स्थानों पर तृणमूल कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। ये मैं कहिए तो अखबार बता दूं आपको। तो जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसेस को तोड़ा जा रहा है, उनके लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, और जो कल शुभेंदु जी के पीए के साथ हुआ वो भी बहुत निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। हाँ। और हम तो ये आदरणीय गृह मंत्री जी से बोलते हैं कि उन लोगों को पकड़िए और उल्टा लटका दिए जिन्होंने ये काम किया है। शाजिया बहन एक बात बोल रही थी कि मातम वाला माहौल बना हुआ है। शाजिया बहन बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, मातम वाला माहौल बना हुआ है शाजिया जी, मणिपुर में भी बना हुआ है, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। मैं तो बोल रहा हूं कि आप शाजिया जी मणिपुर के ऊपर भी बोलिए, और दूसरी बात मैं बधाई दूंगा शाजिया जी को। मैं बधाई इसलिए दूंगा कि अच्छा हुआ ये बंगाल से चुनाव नहीं लड़ी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये जीत जाती, ये हमारी बहन है, मेरी इनको शुभकामनाएं हैं कि ये विधायक बने, सांसद बने, लेकिन अगर बंगाल से चुनाव लड़के ये जीत जाती तो भावी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान विधानसभा का चुनाव जीत करके बंगाल विधानसभा में आ गया तो उसको हम उठा के बाहर फेंक देंगे। ये भावी मुख्यमंत्री जी ने कहा। सतीश जी अब मैं जवाब मैं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए मैडम रुक जाइए। शाजिया जी जवाब देंगे। ठीक है, कंप्लीट। अच्छा मैम एक मिनट रुक जाइए, वो कंप्लीट कर दीजिए, बात कर ले, वो पूरी फिर इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा उनकी बात का। हाँ बोलिए। हाँ, फिर शाजिया बहन ने क्या बोला, मैंने तो लिख लिया ना कि बहुत सारे मर्डर्स। अभी 11 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट कहता है उत्तर प्रदेश में कि बच्ची के साथ रेप के बाद यूपी पुलिस का रवैया चौंकाने वाला है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इतने भयानक अपराध का संज्ञान लेने के बजाय बच्ची के पिता और उनकी पत्नी सहित परिवार के सदस्यों को लॉकअप में बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये नहीं देखेंगे यार। मुझे जवाब देना जिसका बलात्कार हुआ, बहुत देर बोले हैं और उसके माता को लॉकअप में बंद कर देंगे। जवाब देने का मौका दीजिए। नहीं एक मिनट, मेरे भाई मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि एक घटना नहीं है, घटनाएं हर राज्य में है और कई हैं। मुझे बस ये लगता है कि सिलेक्टिव अप्रोच सही नहीं रहती। अब अगर शाजिया जी उन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी के ऐसे बयान भड़काने वाले नहीं है जो वो देते हैं। देखिए मेरे भाई जवाब दे रही हूँ, जवाब देंगी शाजिया जी। पहले शाजिया जी, तो आपको शाजिया जी बोलिए। शाजिया जी, जाती तौर पर मेरा नाम लेकर मेरे भाई फैजान ने दुनिया भर की बातें की। अच्छा, मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि क्यों आप भाग रहे पश्चिम बंगाल से? आरजी कर में जो हमारी डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ था, और जब उसकी माँ के साथ जो विधायक बन गई है, उसके घर के आसपास जो बम फेंकने की कोशिश की जा रही है, जो उसे डराया धमकाया जा रहा है, उस बच्ची की माँ के साथ, वो बच्ची जो आरजी कर में बाकायदा जिसके साथ किस तरह का रेप हुआ था, जिसके आरोपी को का संरक्षण देने के लिए पूरी ममता सरकार एक साथ हो गई थी, उसके बारे में अपना मुंह खोलेंगे। दूसरी बात, तो बहुत दिया। अच्छा, कंप्लीट कर ले। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों आगजनी करेगी? आगजनी तो वो कर रहा है जिसकी मुझे बोलने दीजिए। बहुत से लोग घबरा रहे हैं मेरे बोलने से। जो सारा जो था ना, पूरी फिरौती का कारोबार, कटबनी, सिंडिकेट राज, गुंडागर्दी, एक्सटॉर्शनेट, सारे रैकेट, उनका पूरा तंत्र खत्म हो रहा है, फेल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वो करेंगे। आप भगवा रंग लेकर टीएमसी के ऑफिस जलाएंगे, कोई यकीन करेगा? हमारी पार्टी जीती है स्पष्ट रूप से, जाहिर सी बात है। और हम लोग को फक्र है कि हम लोग बुक करा चुके हैं बंगाल को। तो भारतीय जनता पार्टी में ना डालिए, खुद भारतीय। नहीं तो देखिए, मैं बुनियादी सवाल पर वापस आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी ये सवाल है कि जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, मैंने ईशान जी आपसे भी पूछ लेती हूँ, फराज जी आए हैं स्टूडियो में, मैंने शुरुआत इसी सवाल से की थी। जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं उनकी हत्या हुई है। अब सीधे हर्षवर्धन जी ने कहा कि इसके लिए अभिषेक बैनर्जी से सवाल क्यों नहीं हुए अभी तक। मैं आपसे पूछ रही हूँ, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के पीछे क्या लग रहा है आपको? कौन है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता करा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी के भी कार्यकर्ता की अगर जान जाती है,
चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, लेफ्ट का हो, समाजवादी पार्टी का हो, देश में अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की जान जाती है तो ये देश के लिए चिंता का विषय। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो शुभेंदु अधिकारी जी के पीए के साथ हुआ है कल, वो भर्त्सना के ही लायक है। कांग्रेस पार्टी उसकी भर्त्सना करती है ऐसी हिंसा की। और रही बात, देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि किसने किया है, तो आप एक बार श्रमिक भट्टाचार्य जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष हैं, उनका बयान चला दीजिए एक बार। आज उन्होंने जो दिया है, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि जितने भी आईजी हैं, डीआईजी हैं, जितनी भी तैनाती है अफसरों की, वो इस समय इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन के हाथ में और क्या है कि 2.5 लाख जो सीएपीएफ के जवान वहां पे इस समय तैनात हैं। अमित शाह जी ने बोला कि 60 दिन तक चुनाव के बाद वो वहां पे तैनात रहेंगे। हमने पीठ ठोकी गई, अपनी छाती पीटी गई, अपनी पीठ ठोकी गई कि प्री पोल वायलेंस इस बार बंगाल में नहीं हुआ। उसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या हो गई। लेकिन यह भी बोला गया कि पोस्ट पोल वायलेंस भी हम नहीं होने देंगे। तो अगर सवाल पूछे जाने चाहिए तो अमित शाह से अब मैं आपका सवाल पूछ रही हूं। सवाल पूछे जाने चाहिए इलेक्शन कमीशन से। अच्छा, वहां पे ये सीएपीएफ के ठीक है, लेकिन फिर दोहरे दोहरे रवैये की बात मैं करूंगी। मैं दोहरे रवैये की बात करूंगी। फिर मैं ये आपसे पूछूंगी कि अभी तो आप लोगों ने आपने सीधे सेंट्रल फोर्सेस पर ठीकरा फोड़ा है। आप कह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, मैं मानती हूं। लेकिन फिर 2021 के बाद जो हत्याएं हुई थी, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? किसने कराई वो हत्या? फराज जी, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए, लास्ट बात, उसकी जिम्मेदारी नहीं, एक मिनट, फराज जी, आपने अजय पाल शर्मा को पूरे मीडिया ने सेंसेशनलाइज किया, हीरो बनाया। सेंसेशनलाइज नहीं किया, वीडियो आए, खबर बनी, आपने उसको दिखाया, हीरो बनाया। लेकिन आज वो कहां है? अरे भाई, कहां है वो सब लोग आप जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उस समय खड़े हुए थे, जो उनको चुनाव जितवाने का मशीनरी काम कर रही थी? वो मशीनरी आज कहां है? अरे भाई, मेरा सवाल तो नहीं रोक पा रही आपने जो बोला। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ ना फराज जी, आपने कहा कि यहाँ भी सेंट्रल फोर्सेस जिम्मेदार है, सेंट्रल फोर्सेस की जिम्मेदारी है। तो 2021 के बाद मुझे बता दीजिए कि अखिलेश जी का कोई ऐसा बयान था, कांग्रेस का ऐसा बयान था भाई कि ये सारी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की जो हत्याएं हुई है, उन्होंने हत्या कराई, जैसे अभी आप बोल रहे हैं? देखिए सुचारिता जी, 2021 के बाद बंगाल में अगर कोई बलात्कार हुआ है या हत्या हुई है, मणिपुर में हमारी बहन के साथ अगर कुछ हुआ है, हम सब उसकी निंदा करते हैं। और शायद जनता का जनादेश जो मिला है उस नहीं सर, आप मणिपुर को मिलाकर, मणिपुर की बात आप हमेशा से करते हो और करिए, लेकिन मैंने अभी पश्चिम बंगाल पर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा, डायरेक्ट जवाब दीजिए। उस पर आपने ममता बनर्जी के खिलाफ कब बयान दिया? अखिलेश जी ने कब बयान दिया? तो याद करा दीजिए हमें याद नहीं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी 28 अप्रैल पूरा करने दिएगा, 28 अप्रैल 2026 को, मुश्किल से अभी 1 महीना भी शायद नहीं हुआ है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की के साथ असॉल्ट हुआ। उसके बाद में उसको मार करके उसको पेड़ पर टांगा गया। शाजिया जी से पूछिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे क्या? ये 15 दिन पहले की घटना है। नहीं, उनको देखिए, फिर आपने डॉज किया मेरा सवाल, फिर आपने डॉज किया। डॉज इसलिए किया क्योंकि आप ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अभी भी नहीं बोलते। मैं बोल रहा हूं, आप ना तब बोलते थे ना आप बोलते हैं। आप पहले योगी पे जाते हैं, आप मणिपुर जाते हैं, आप यूपी जाते हैं, आप बंगाल नहीं आते। क्यों भाई, क्यों? मैं बंगाल भी जाऊंगा, मैं मणिपुर भी जाऊंगा, और मैं उत्तर प्रदेश भी जाऊंगा, और मैं बिहार भी जाऊंगा, मैं सब जगह जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं जो हुआ वो गलत हुआ, उसकी सजा जनता ने दी उनको। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आप मणिपुर जाते हैं, यूपी जाते हैं, मैं गलत बोल रही हूं? आप बंगाल क्यों नहीं जाते हैं? बंगाल पर क्यों नहीं फोकस करते? आप क्यों नहीं बोलते हैं कि ममता बनर्जी? क्योंकि आप नहीं बोलेंगे, आप उन्हें नहीं बोलेंगे क्योंकि आप सिलेक्टिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी, हर्षवर्धन जी बताइए, एक सेकंड, आपने गलत तरीके से सेंट्रल फोर्सेस, अरे भाई रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, इसको भी दिखाना बनता है ना। रुकिए ना सर, अभी मैं नहीं हूं आपके पास, मैं एक बार हर्षवर्धन जी ने बोला अभी, हर्षवर्धन जी मुझे बताइए। मैं ऐसे ईशान जी, मैं ऐसे डिबेट, देखिए आरजी कर, यू कांट जंप इनटू द डिबेट एंड आई एम नॉट कमिंग टू यू। ठीक है, गांधी जी का ट्वीट है, राहुल गांधी। अब मैं जरा हर्षवर्धन जी आपसे पूछ रही हूं, मुझे ये बताइए कि ये जो आरजी कर की वैसे बात मैं नहीं कर रही थी, मैं 21 के पोस्ट पोल वायलेंस की बात कर रही थी, 21 के पोस्ट पोल वायलेंस की बात कर रही थी। आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट आरजी कर। अब मैं ये हर्षवर्धन जी पूछूंगी, इनका सवाल वाजिब है ना भाई, सेंट्रल फोर्सेस की 60 दिन की तैनाती है, उन्होंने कहा कि ये इसीलिए की गई थी तैनाती जिससे कि वहां पर किसी तरह की हिंसा ना हो। तो फिर अब इसका जवाब कौन देगा जो हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है? नहीं, बिल्कुल सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है, और अगर वो तैनाती नहीं होती तो हम लोग यहाँ 1-2 हत्याओं की बात नहीं कर रहे होते। कितनी हत्याएं होती वो 2021 के चुनाव से समझा जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल, संयोगवश फिर से आरजी कर का नाम आ गया। आरजी कर पीड़ित की मां चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है,
क्या किसी पार्टी के मन में आया कि हम प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे? क्या कोई ये कह सकता था कि ठीक है कुछ भी हो, वो भले चाहे जहां से हो, लेकिन वो आरजी कर में जो दुष्कर्म हुआ, जो हत्या हुई, वो तो सच था ना, लेकिन सबकी संवेदनाएं मर गई थी और कोई बोला नहीं। और सुनिए, संदेश खाली की पीड़िताओं के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। शेख शाहजहां वो न्यायालय में यूं करके आता है, लगता है जैसे पूरा पश्चिम बंगाल वो चला रहा है। शर्म नहीं है इन लोगों को। और वॉट अबाउटरी हो रही कहीं कहीं की घटना उठाकर। पश्चिम बंगाल देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं होता जैसा वहां हो रहा है। इनको नहीं समझ में आ रहा है। अगर रत्ना देवनाथ और रेखा पात्रा, कलिता मांझी इनको नहीं समझ में आ रही है, तो सेलिब्रिटी महिलाओं के चेहरों को लेकर ये लोग खुश रहे। जो असली महिलाएं हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। अच्छा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले भाई ईशान जी बता दीजिए, एक मिनट, मैं आ रही हूँ। ईशान जी वो कह रहे हैं कि रत्ना देवनाथ के खिलाफ आपको नहीं लगा कि आप उम्मीदवार ना उतारे? सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि एक मीडिया में नैरेटिव इस तरीके का बनाया जाता है बीजेपी के द्वारा और मीडिया के द्वारा भी, कि आरजी कर का जब एक मिनट, नहीं बिल्कुल, मैं आपके पूरे आप सिलेक्टिव सवाल नहीं पूछ सकते ना मुझसे। सिर्फ आप सिलेक्टिव एजेंडा चलाने के लिए सिलेक्टिव एजेंडा नहीं चलेगा। देखिए, नहीं, आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपनी खामियां दूसरों के सर पे मत फोड़िए। खामियां नहीं फोड़ रहा मैं, लेकिन सिलेक्टिव एजेंडा चलाना भी ठीक नहीं है। नैरेटिव बनाइए। जब बोला गया, शाजिया इल्मी ने जब बोला ये बात कि आरजी कर का जब इंसिडेंस हुआ, तो जो वहां की विक्टिम थी, जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था, क्या उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कुछ बोला? ये देखिए, आप ये देखिए बयान, आप भी देखिए, ये भी देखिए, ये प्रियंका गांधी जी ने बोला, उसके खिलाफ बोला, और राहुल जी ने, हाँ अभी एक सवाल पता था, मुझे पता था सवाल, मुझे पता था हर्षवर्धन सवाल उठाएंगे। ये राहुल गांधी जी ने बोला, राहुल गांधी जी ने बोला, भाई नेता विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, उन्होंने मुद्दा उठाया और हमारी घटक दल के खिलाफ मुद्दा उठाया। अगर किसी भी महिला के साथ रेप होता है कहीं भी देश में, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, वो गलत है। और आरजी का जो इंसिडेंट था, वहां पे गलत तरीके से जांच की गई, गलत तरीके से वहां पे सरकार का रवैया था, उसके खिलाफ राहुल जी ने भी लिखा, प्रियंका गांधी जी ने भी लिखा। तो मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है, सिलेक्टिव एजेंडा मत चलाइए, कम से कम कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछिए, गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछिए। सुनिए, और पहली बात सुनिए मेरी बात ईशान जी, ये सिलेक्टिव एजेंडे की बात यहाँ पर मत करिए। मैंने सवाल एक ओपन फोरम है और आपके लिए भी है। नहीं सुनिए ना, करूंगी ना, क्योंकि मैंने 21 की हत्या पर पूछा, आप आरजी कर पर आ गए। मैंने आपके तो मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए ना। आप शाजिया जी का देना चाहते तो उस पर बात कर लीजिए। बिल्कुल, शाजिया जी अगर आरजी कर पे कोई बात बोली है, मेरी पार्टी के खिलाफ बोली, मेरे नेता के खिलाफ बोली है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना उसको काउंटर करना। देखिए, आप सीधी बात है, नहीं गलत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों को अपना एजेंडा चलाने का मौका दिया जाता है। अब उसमें अगर फ्लॉप आप हो तो उसमें हमारी गलती नहीं है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये अरे भाई आप बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए। वो गलत बात बोल के निकल रही थी, मैंने उसे फोड़ दिया। आपने उनकी बात का जवाब दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फराज जी, आप हर्षवर्धन जी का जवाब देना चाह रहे थे। हाँ, मैं हर्षवर्धन जी की एक बात का जवाब दे रहा हूँ। हर्षवर्धन जी, कैप्टन योगेश कुमार का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं सुना है। अच्छा, कैप्टन योगेश कुमार वो थे, सतीश सर, जिन्होंने विनेश फोगाट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। और विनेश फोगाट वो महिला थी जिसने इस देश का सम्मान पूरे दुनिया में किया। उसके खिलाफ भी पूरा होने दिए, पूरा करने आपके साथ दिक्कत है, आप कभी डिबेट में किसी विषय पर न तर्क दे पाते ना। आपकी कुतर्क की आदत है। बंगाल की बात होगी, कूद के चले गए उत्तर प्रदेश, वहां की बात होगी, कूद के चले गए कहीं और। अब आरजी कर की बात हो रही है तो आप कूद के चले गए हरियाणा। क्या सर, आपको देश देखता है ऐसे? इतनी हल्की डिबेट मत किया, क्या आप कमाल देश देख रहा है। आप विनेश फोगाट लेके आ गए कि मैंने लॉजिकली इनकी बात को काटा। कोई लॉजिकल नहीं, उत्तर के पहाड़ पर बैठे हुए हैं। नहीं, पूरा उत्तर के पहाड़ पर बैठे हैं। कहां से आ गए? बंगाल के डिबेट में विनेश फोगाट कहां से आ गए? आप आरजी एक सेकंड रुकिए ना भाई, रुकिए। इन्होंने कहा, अच्छा रुकिए भाई, रुकिए। अच्छा एक मिनट रुकिए। अगर उल्टा सीधा जाएंगे तो कुतर्क करने नहीं दूंगा। ठीक है, वो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी। इन्होंने कहा, अब भाई पूरा करने दीजिए। आपको अपनी बात रखनी है या आपको हर्षवर्धन जी से लड़ना है? मैं अपनी बात रखनी है, ठीक है, तो आप अपनी बात रखिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन महिला को, भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा
क्या किसी को आरजी कर की पीड़ित के मां के साथ संवेदनशीलता और खड़े होने का सूझा नहीं? और चुनाव की बात क्या वहां चुनाव लड़ने की जरूरत थी? हाँ ठीक, मैं आपकी बात को बोला, आपकी बात मैंने मान ली। अरे भाई वो फराज जी बोल रहे हैं, फराज जी बीजेपी की बात खड़ी हो गई, स्वामी चिन्मयानंद फराज जी बोल रहे हैं, पूरी भाजपा। अच्छा ठीक है, इनकी बात मैंने मान ली। फराज जी बोलिए। इनकी बात मैंने मान ली। मैं एनडीटीवी के दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये क्राइटेरिया है और ये सही बोल रहे हैं, हाँ। तो फिर विनेश फोगाट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी क्यों दिया? कमाल कर दिया आप। जो क्या वो हमारे देश की बेटी नहीं थी? समझ रहे हो? विनेश फोगाट हमारे देश की बेटी नहीं थी क्या? दोनों आप जिसने एकदम पूरी दुनिया में भारत, ये बीच में बोलने की दोनों में एकदम कुतर्क पे आप चले गए। लोग देख रहे हैं आपका भाई कमाल। एक मिनट भाई, ऐसे मत करिए। आपने एक संवेदनशील देखो, अरे फराज जी एक मिनट, संवेदनशील मैं बाहर जा रही तमाशा बना रहे हैं। हूँ, सोफिया जी के पास जा रही तमाशा हूँ, बना। सोफिया जी और शाजिया जी, इस तरह से मत करिए। और देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, आपने विनेश फोगाट की बात की, दोनों की तुलना नहीं है सर, वहां पर रेप और हत्या हुई थी, और रेप और हत्या के मामले में संवेदनशीलता। एक सेकंड, अरे भाई एक मिनट रुकिए, आप मुझे बात बताइए, आप दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। आप क्या अभया को विनेश फोगाट के सामने, ईशान जी, अभया, एक मिनट भाई मैं हैरान हूँ, यहाँ पर दो महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ, शाजिया जी और सोफिया जी, जरा बताइए, मतलब रेप और हत्या का मामला था, वो इतना संवेदनशील मामला है, क्या अभया की तुलना विनेश फोगाट से हो सकती है? क्या तर्क चल रहा है भाई स्टूडियो में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एक मिनट रुकिए, शाजिया जी और सोफिया जी के पास जाएंगे। नहीं मैं ऐसे नहीं, मैं आउट ऑफ, एक मिनट, इस तरह से मैं डिबेट नहीं करती हूँ, बाहर से रखिए, बोलिए शाजिया जी, यहाँ का नहीं, वहां से जाइए। सुचरिता जी इतना, अब ये देखिए हम तीनों महिलाएं भी इस वक्त मौजूद है, और हम देखिए कितने अफसोस की बात है कि रेप जैसी चीज को भी किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अब आप देखिए भाजपा की जो कैंडिडेट रत्ना दी जो थी हैं, देवनाथ जी, क्या शानदार विक्ट्री रही है। क्यों वो विक्ट्री रही पानीहाटी में तो लगातार तृणमूल कांग्रेस जीतती आ रही है, और जरा सी भी संवेदना थी तो हर्षवर्धन जी बस ये कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस अपना नहीं उतारता। जाहिर सी बात है, पीड़ित की जो माँ थी और कितनी दर्दनाक कैसी मौत उसकी, क्या कुछ हुआ उसके साथ, उस बच्ची के साथ, हमारी डॉक्टर बेटी के साथ, पर ये देखिए क्या संवेदना थी कि बाकायदा टिकट दिए गए, सीपीएम भी लड़ी और टीएमसी भी लड़ी, कांग्रेस लड़ी कि नहीं लड़ी मैटर नहीं करता है क्योंकि कोई है ही नहीं कांग्रेस। लेकिन अब जरा सोचिए, कम से कम एक जो प्रतीक बन गई थी, कम से कम उसके लिए सिर्फ एक इज्जत के लिए, लिहाज के लिए, एक संवेदना के लिए, हमदर्दी के लिए, कम से कम मैं एक बार देखिए, एक बड़ी क्लियरली एक बात बोलना चाह रही हूँ। मैं वापस स्टूडियो में आ रही हूँ, मैं सतीश जी के पास जाऊँ। सतीश जी देखिए, आपने तो पश्चिम बंगाल का जो इतना लंबा इतिहास सरकारें बदलने का भी देखा हुआ है, मुझे ये बताइए, ये पश्चिम बंगाल में हल क्या है? क्या ये हमेशा चलता रहेगा, सरकार बदलेगी फिर ये हत्याएं होंगी, ये हिंसा होगी? तीन बात। हाँ, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव जीतने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी से क्या टीएमसी जमीन पर ताकतवर है, नंबर एक। ठीक है। और 2.5 लाख वहाँ लोग हैं, 2.5 लाख लोग वहाँ, रक्षा सुरक्षा, ये उल्टा लटकाने वाली बात सब हो रहा है। ठीक है, बंगाल का हल क्या है? ठीक है, वहाँ नए मिजाज की सरकार चाहिए थी तो बदलाव दिखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने आरजी कर का एक मुद्दा उठाया है ना, आरजी कर के मुद्दे में मैंने एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर प्रेसिडेंट रूल की मांग की थी। मेरा बहुत हस्ती नहीं है, लेकिन मांग की थी कि वहां होना चाहिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया क्या? सिर्फ टिकट देने के लिए? ये राजनीति से नहीं होगा हल बंगाल का, नहीं होगा इससे हल। क्यों है बदलाव और उसको मार दो, अपना नाम ऐसे थोड़ी चलता है। देखिए, अब तो एक नया अध्याय पश्चिम बंगाल में शुरू होने वाला है। अभी तक भले ही बीजेपी भी ये कहती रहे कि हमने तो शपथ ग्रहण नहीं किया है, लेकिन 2 दिन बाद वो शपथ ग्रहण भी होगा और उसके बाद सत्ता आपके हाथ में भी होगी। फिर भी देखा जाएगा कि आप किस तरह से बदलाव लाते हैं, क्योंकि यही आपने इस पूरे दौरान कहा, तो वो भी समय देखा जाएगा, क्योंकि इस तरह की हत्याओं की कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में, लेकिन तब भी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।